टीकाकरण में यूपी सरकार की बड़ी कामयाबी। जून महीने के लिए तय 1 करोड़ का लक्ष्य 6 दिन पहले ही पूरा। अब तक 2 करोड़ 89 डोज लोगों को लगाए गए। गुरुवार को रात 8 बजे तक 58,21,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई डोज। सबसे ज्यादा यूपी में करीब 8 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। एमपी में भी 7 लाख से ज्यादा डोज। राजस्थान में आज 10 लाख लोगों को लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन का मेगा कैंपेन आज चलाएगी राजस्थान सरकार। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए खास तैयारी। आज शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीकाकरण की तैयारी और कार्रवाई का अपडेट देगा स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 करोड़ 33 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। अगले 3 दिनों में दी जाएगी 21 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र में कोवैक्सीन को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दिलाने की मांग। देश में पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को लगी कोरोना की वैक्सीन। कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल में हुआ कोवैक्सीन का ट्रायल। दिल्ली और पटना एम्स में सोमवार से शुरू होगा 2 से 6 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग और ट्रायल। बच्चों के ट्रायल को 3 आयु वर्ग में बांटा गया है। फाइजर और एस्ट्राजेनेका की सिंगल डोज 60% प्रभावी। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशन। मुंबई में 2000 से ज्यादा लोग फर्जी टीकाकरण के शिकार। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दी सूचना। मुंबई में अब तक इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज। भोपाल में नेताजी का जन्मदिन मनाने पर वैक्सीनेशन सेंटर 2 घंटे पहले किया गया बंद। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री उमर शंकर गुप्ता का था जन्मदिन। रतलाम के कलेक्टर के आदेश। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगाने पर नहीं मिलेगी सैलरी। साथ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगी शादी के लिए अनुमति। एमपी के होशंगाबाद में ढोल बजाते हुए वैक्सीन लगवाने पहुंचे ढोल बजाने वाले। स्थानीय प्रशासन ने ढोल बजाने वाले लोगों के लिए लगाया स्पेशल कैंप। ढोल बजाने वाले लोगों का माला पहनाकर वैक्सीनेशन सेंटर पर किया गया स्वागत। कुछ और खबरें देख लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 109 नए मामले सामने आए। 8 लोगों की मौत। 0.14% हुई संक्रमण की दर। मुंबई में 789 नए केस। 10 लोगों की मौत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तीसरी लहर की तैयारियों पर बैठक बुलाई। बैठक में कहा सीएम हाउस भी कोविड के लिए तैयार करने जा रहा। नवी मुंबई में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम के मुद्दे को लेकर मचा बवाल। 2 साल बाद बनने वाले एयरपोर्ट को लेकर राजनीति शुरू। बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना नियमों का हुआ जमकर उल्लंघन। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी। कहा कोरोना के डेल्टा स्वरूप की वजह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यूरोप में खतरा बरकरार। यूरो कप में भी मिला डेल्टा वेरिएंट। डेनमार्क और बेल्जियम के बीच खेले गए मैच में 3 दर्शक पाए गए पॉजिटिव। डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारियों ने फुटबॉल प्रशंसकों से कोरोना वायरस जांच कराने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर के नेताओं से मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा घाटी में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत करना हमारी प्राथमिकता। घाटी के नेताओं के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा सरकार जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध। डीडीसी चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव के सफल संचालन की बात कही। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। कहा हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध। पीएम के साथ मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला का आया बयान। कहा अच्छा होता अगर अनुच्छेद 370 हटाने से पहले भी बुलाई होती बैठक। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की और परिसीमन का विरोध दर्ज किया। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग में पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी की। कहा राज्य की भलाई के लिए पाकिस्तान से भी बात हो।
जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बड़ा बयान, कहा अगले साल जम्मू कश्मीर में नई सरकार होगी। पीएम के साथ बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ चुनाव की मांग की। नबी ने कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा भी उठाया। पीएम के साथ बैठक के बाद पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह का बड़ा बयान, कहा किसी भी दल ने अनुच्छेद 370 दोबारा लागू करने की बात सीधे तौर पर नहीं की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बैठक में पीएम ने सभी दलों को सुना, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की पहुंच और विकास पीएम का मुख्य एजेंडा। मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने कहा सकारात्मक माहौल में हुई मुलाकात, आगे के लिए बात का रास्ता खुलने की बात कही। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान, कहा 370 की बात उठी तो ग्रुप में बैठे लोगों ने कहा मामला कोर्ट में है, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। बैठक में पाकिस्तान का मुद्दा उठने के बाद विदेश मंत्रालय का आया बयान, प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला। और चलिए कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी एटीएस ने जारी की अपील, मोहम्मद उमर गौतम व काजी जहांगीर आलम के धर्मांतरण मामले में सूचना देने वालों के लिए नंबर और मेल आईडी की जारी। नोएडा डेफ सोसाइटी की फाउंडर रूमा रोका ने धर्मांतरण मामले को लेकर एबीपी न्यूज से फोन पर की बात, कहा इस मामले में एटीएस ने की पूछताछ, एटीएस उन्हें और वो एटीएस को दे रही हैं पूरा सहयोग। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार हुए मोहम्मद उमर गौतम की बेटी ने एबीपी न्यूज से कहा पिता पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया, पुलिस का कर रही है सहयोग। यूपी धर्म परिवर्तन रैकेट कांड में बड़ा खुलासा, पूछताछ के दौरान काजी जहांगीर ने कहा धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट 2000 रुपए में जारी करता था काजी। यूपी पुलिस ने ईडी को सौंपे दस्तावेज, जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो सकता है मुकदमा दर्ज। कानपुर के आदित्य गुप्ता के अब्दुल बनने के मामले में रोजाना नए खुलासे, एटीएस की जांच में खुलासा, जिस विद्यालय में आदित्य पढ़ता था वहां स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने गया था नोएडा डेफ सोसाइटी का एक टीचर। जम्मू श्रीनगर हाईवे कभी चट्टान खिसकने से तो कभी बर्फबारी से बंद हो जाता है। घाटी और दिल्ली में बातचीत का जो बंद रास्ता था वो भी अब खुल गया। पीएम मोदी ने कल जम्मू कश्मीर के नेताओं से बातचीत की शुरुआत करके फिर साबित कर दिया कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत बातचीत से ही जिंदा रह सकती है। घाटी और दिल्ली के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने में करीब 2 साल लगे, लेकिन जब खामोशी के बादल छटे तो चेहरे खिलकर और दिल खुलकर मिले। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीद की नई किरण हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं से करीब 3.5 घंटे बात की और जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य के लिए एक नींव भी डाल दी गई। बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई। प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ हर पक्ष, हर तर्क, हर सुझाव को सुना और उन्होंने इस बात को सराहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने खुले मन से अपनी अपनी बात रखी। बातचीत काफी अच्छे माहौल में हुई। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के सामने साफ कर दिया कि दिल्ली की दूरी के साथ साथ दिल की दूरी भी मिटाने की कोशिश जरूरी है। पीएम मोदी ने मुलाकात की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ आज की मुलाकात जम्मू कश्मीर की प्रगति और विकास की तरफ बढ़ते जम्मू कश्मीर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुलाकात के बाद सारे नेताओं के चेहरे पर इस बात की गवाही थी कि दूरी कम जरूर हुई है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये एक मुलाकात में नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन हम में से कोई शायद ये उम्मीद करें कि एक ही मीटिंग में ये सारा कुछ मुमकिन होगा, ये शायद हमारे तरफ से कोई एक गलतफहमी हो। उमर की बात भी सही है, लेकिन शुरुआत पहली मुलाकात से होनी थी जो पीएम मोदी ने कर दी है। हालांकि घाटी के नेताओं ने 370 की टीज भी जाहिर कर दी। हमने तो अपनी पार्टी की तरफ से
वज़ीर आज़म साहब को और सबको कहा कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे। पहले जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। इस राज्य का अपना झंडा भी था। अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटने से ये चीजें खत्म हो गई। जिस 370 और 35A खत्म होने का कश्मीर के नेता विरोध कर रहे हैं, उसे भी समझ लीजिए। 1952 से लागू 370 और 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता होती थी। राज्य का अपना अलग झंडा था। रक्षा, विदेश, संचार के अलावा बाकी मामलों में विधानसभा की मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसके अलावा भी कई ऐसे अधिकार थे जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले हुए थे, जो 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म होने के साथ इतिहास बन गए। पीएम के साथ बैठक में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने समेत कुल 5 मांग उठाई। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, बीडीसी, डीडीसी इलेक्शन हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी समेत शामिल सभी दल के नेताओं ने तसल्ली से अपनी बात रखी और पीएम मोदी ने सबकी बात गौर से सुनी और कहा कि हम जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डीडीसी चुनाव के सफल संचालन की तरह ही विधानसभा चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता है। बातचीत के रास्ते में रुकावट के पत्थर पर ये पहली चोट है और कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। तो इस अहम बैठक पर मल्लिका सभी की निगाहें टिकी हुई थी और ट्विटर पर भी #आर्टिकल 370 तेजी से ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल, और ये बैठक का एक अहम मुद्दा भी माना जा रहा था। बहरहाल प्रधानमंत्री की इस बैठक में पहुंची जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बैठक में एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा उठाने का दावा किया है। कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि इस बैठक से पहले से ही महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करती रही हैं। पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कई मौकों पर कहा। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दिया है, लेकिन कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कश्मीर की बात को टाल गए। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बिजनेस करने के, जैसे बॉर्डर पे पहले बिजनेस होता था उस तरह का बिजनेस शुरू करने की बात कही। महबूबा मुफ्ती ने ये बात कही कि पाकिस्तान को इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वार्ता में शामिल करने की बात नहीं, व्यापार शुरू करने की बात की। पाकिस्तान से व्यापार शुरू करने जैसी बातें रखी। हाँ, ये पहले भी होता था, उन्होंने कहा इसको रोकना नहीं चाहिए। महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि तालिबान से अगर बात हो सकती है तो पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। अंदर ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं। पर सर इस पर आपको तो अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया तो हमने आपको दिखाई ही, लेकिन इस बयान पर महबूबा मुफ्ती की आलोचना कई तरह से हो रही है। कल जम्मू में बैठक से पहले प्रदर्शन भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मॉनसून की, जिसके दस्तक देते ही कई राज्यों में हालात बिगड़ने लगे हैं और इसका असर आम जिंदगी पर पड़ रहा है। यूपी हो या बिहार, हर तरफ एक सा हाल है। सड़क पर नजर आ रहा पानी और उस पानी में खड़े होकर शादी की वीडियोग्राफी करता एक शख्स। बिहार के हाजीपुर में बारिश के बाद सड़कें पानी में समा गईं तो दुल्हन को ससुराल तक का रास्ता रिक्शे में तय करना पड़ा।
दरअसल शादी के बाद दुल्हन की विदाई तो सजी धजी कार में हुई थी, लेकिन बारिश ने इस पूरे इंतजाम को ही धराशाही कर दिया। रास्ते में जल भराव की वजह से दूल्हा दुल्हन को कार से उतारकर रिक्शे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया गया। जहां बिहार में व्यवस्था बारिश के पानी में धुल रही है, तो यूपी का भी हाल कुछ अलग नहीं है। वाराणसी में बारिश के बाद बड़ा गंगा का जलस्तर अब धीरे धीरे मुसीबत का रूप ले रहा है। ये पानी घाट की सीढ़ियों तक चढ़ाया है। इस पानी में घाट के पास बना मंदिर भी आधा समा चुका है। बारिश के बाद बढ़ता नदियों का ये जलस्तर खतरे की घंटी है। जम्मू कश्मीर के नेताओं से मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा घाटी में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत करना हमारी प्राथमिकता। घाटी के नेताओं के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा, सरकार जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध। डीडीसी चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव के सफल संचालन की बात कही। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, कहा हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम के साथ मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला का आया बयान, कहा अच्छा होता अगर अनुच्छेद 370 हटाने से पहले भी बुलाई होती बैठक। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की और परिसीमन का विरोध दर्ज किया। पीडीपी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा ने मीटिंग में पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी की, कहा राज्य की भलाई के लिए पाकिस्तान से भी बात हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बड़ा बयान, कहा अगले साल जम्मू कश्मीर में नई सरकार होगी। पीएम के साथ बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी ने पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ ही चुनाव की मांग की। नबी ने कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा भी उठाया। पीएम के साथ बैठक के बाद पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह का बड़ा बयान, कहा किसी भी दल से अनुच्छेद 370 दोबारा लागू करने की बात सीधे तौर पर नहीं कही। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, बैठक में पीएम ने सभी दलों को सुना। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की पहुंच और विकास पीएम का मुख्य एजेंडा। मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने कहा, सकारात्मक माहौल में हुई मुलाकात, आगे के लिए बात का रास्ता खुलने की भी बात कही। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान, कहा 370 की बात उठी तो ग्रुप में बैठे लोगों ने कहा मामला कोर्ट में है, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। बैठक में पाकिस्तान का मुद्दा उठने के बाद विदेश मंत्रालय का बयान आया। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मसला। गुरुवार को रात 8 बजे तक 58,21,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई डोज। सबसे ज्यादा यूपी में करीब 8 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। एमपी में भी 7 लाख से ज्यादा डोज लगी। टीकाकरण में यूपी सरकार की बड़ी कामयाबी। जून महीने के लिए तय 1 करोड़ का लक्ष्य 6 दिन पहले ही पूरा। अब तक 2 करोड़ 89 डोज लोगों को लगाई गई। राजस्थान में आज 10 लाख लोगों को लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन का मेगा कैंपेन आज चलाएगी राजस्थान सरकार। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए खास तैयारी। आज शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीकाकरण की तैयारी और कार्रवाई का अपडेट देगा स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 करोड़ 33 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। अगले 3 दिनों में दी जाएगी 21 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। पत्र में कोवैक्सीन को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दिलाने की मांग की। देश में पहली बार 2 साल 18 महीने की बच्ची को लगी कोरोना की वैक्सीन। कानपुर में प्रखर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ। दिल्ली और पटना एम्स में सोमवार से शुरू होगा 2 से 6 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग और ट्रायल। बच्चों के ट्रायल को 3 आयु वर्ग में बांटा गया है। फाइजर और एस्ट्राजेनेका की सिंगल डोज 60% प्रभावी। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशन।
मुंबई में 2000 से ज्यादा लोग फर्जी टीकाकरण के शिकार, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को जानकारी दी। मुंबई में अब तक इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भोपाल में नेताजी का जन्मदिन मनाने पर वैक्सीनेशन सेंटर 2 घंटे पहले बंद किया गया। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का जन्मदिन था। रतलाम के कलेक्टर के आदेश, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगाने पर नहीं मिलेगी सैलरी, साथ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगी शादी के लिए अनुमति। एमपी के होशंगाबाद में ढोल बजाते हुए वैक्सीन लगवाने पहुंचे ढोल बजाने वाले। स्थानीय प्रशासन ने ढोल बजाने वाले लोगों के लिए लगाया स्पेशल कैंप। ढोल बजाने वाले लोगों को माला पहनाकर वैक्सीनेशन सेंटर पर किया गया स्वागत। और चलिए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 109 नए मामले आए सामने, 8 लोगों की मौत, 0.14% हुई संक्रमण दर। मुंबई में 789 नए केस, 10 लोगों की जान गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तीसरी लहर की तैयारियों पर बुलाई बैठक। बैठक में कहा, सीएम हाउस भी कोविड के लिए तैयार करने जा रहा हूं। नवी मुंबई में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम के मुद्दे को लेकर मचा बवाल। 2 साल बाद बनने वाले एयरपोर्ट को लेकर राजनीति शुरू। बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना नियमों का हुआ जमकर उल्लंघन। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर दी चेतावनी। कहा, कोरोना के डेल्टा स्वरूप की वजह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यूरोप में खतरा बरकरार। यूरो कप में भी मिला डेल्टा वेरिएंट। डेनमार्क और बेल्जियम के बीच खेले गए मैच में 3 दर्शक पाए गए पॉजिटिव। डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारियों ने फुटबॉल प्रशंसकों से कोरोना वायरस जांच कराने का किया आग्रह। पंजाब के कांग्रेस सांसद प्रताप बाजवा के भतीजे अर्जुन बाजवा ने छोड़ी नौकरी। भतीजे अर्जुन ने कहा, पंजाब की राजनीति को देखकर आती है शर्म। अकाली नेता विक्रम मजीठिया का कांग्रेस पर हमला। बादल को गिरफ्तार कराएगी कांग्रेस। कैप्टन को कांग्रेस आलाकमान ने कहा, नहीं तो नहीं बचेगी कुर्सी। फोन टैपिंग केस में राजस्थान में सियासत तेज। सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने नहीं होंगे दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश। बीजेपी विधायक कालीचरण का बयान, दाल में काला है इसीलिए दिल्ली नहीं जा रहे महेश जोशी। महासचिवों प्रभारियों के साथ सोनिया गांधी की बैठक। बैठक में कोरोना संकट और पेट्रोल डीजल की महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा। कहा, वैक्सीनेशन की रफ्तार हो तिगुनी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, बेरोजगारी झेल रहे हैं एमएसएमई सेक्टर के लोग और भारत के वर्तमान और भविष्य से खेल रहे हैं पीएम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। लालू जी गरीबों को बसाने का और नीतीश गरीबों को उजाड़ने का काम करते रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज सोशल मीडिया के जरिए छात्रों से शाम 4 बजे करेंगे संवाद। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में छात्रों के सवालों का देंगे जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट घोषित करने को कहा। 10 दिन में तय करना होगा नंबर देने का फॉर्मूला। ओडिशा बोर्ड 10वीं कक्षा के परिणाम आज करेगा घोषित। इसकी घोषणा आज करेगा। इसके साथ साथ ओडिशा टेस्ट अपने ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और मध्यम एग्जाम के नतीजों का भी होगा ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोहतांग में अटल टनल का किया दौरा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। आज 15 साल बाद चलेगी स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन। राष्ट्रपति कोविंद दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर के लिए रवाना होंगे। अपने पैतृक गांव परौंख भी जाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल कोच्चि में नौसेना के दक्षिणी कमान पहुंचे। नौसेना अधिकारियों ने किया स्वागत। कर्नाटक के कारवार से कोच्चि पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ। कोरोना की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक पूरे देश में करीब 28.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है।
वैक्सीनेशन के मामले में गुरुवार को यूपी ने एमपी को पछाड़ दिया है। इसके साथ ही यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। गुरुवार रात 8 बजे तक देश में कुल 58,21,178 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई, जिसमें सबसे ज्यादा 7,98,670 लोगों को यूपी में वैक्सीन की डोज दी गई। बुधवार को 7,60,121 डोज लगाकर यूपी दूसरे नंबर पर रहा था। वहीं 22 जून को 8,21,166 लोगों को वैक्सीनेट किया गया था। पूरे देश में अब तक 28 करोड़ 43 लाख के करीब डोज लग चुकी हैं और वैक्सीनेशन की यही रफ्तार बनी रहे, इसलिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वैक्सीन की 21,05,010 से ज्यादा वैक्सीन डोज अभी पाइपलाइन में हैं। राज्यों को जरूरत के हिसाब से ये वैक्सीन अगले 3 दिनों में आवंटित कर दी जाएंगी। राज्यों के पास 1,82,86,504 कोरोना वैक्सीन की डोज अभी मौजूद है। देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन अभी सीमित है, लेकिन विदेशी वैक्सीन के आयात का रास्ता खुलते ही जल्द ही राज्यों को वैक्सीन की और डोज मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर लेकर आ सकता है। ऐसे में यह कितना खतरनाक होगा, क्या इसके लक्षण पहले से अलग होंगे, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब देश का हर एक आदमी जानना चाहता है। इसलिए हमने एक्सपर्ट से बात की है ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। डेल्टा प्लस ये वो शब्द है जिसकी चर्चा पिछले 1 महीने से सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि कुछ जानकार मानते हैं कि दूसरी लहर ने जितना कहर ढाया है उससे ज्यादा कहर कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट ढा सकता है। अब तो केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस काफी संक्रामक है और फेफड़े की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपकने में सक्षम है। इसकी वजह से फेफड़े को जल्द नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। साथ ही ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को भी मात देने में सक्षम है। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि जरूरत डेल्टा प्लस से डरने की नहीं है, सतर्क रहने की है। हाँ, ये जरूर है कि नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले ज्यादा तेजी से संक्रमित करता है। तो इसका इन्फेक्टिविटी रेट नॉर्मल वेरिएंट से 60 से 65% ज़्यादा है। तो अगर कोई वेरिएंट ज़्यादा इन्फेक्टिव है तो डेफिनेटली उससे बचने के लिए हमको ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा। नॉर्मल कोरोना वायरस के लक्षण से इसके लक्षण कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा खतरनाक है। 3 दिन पहले देश में डेल्टा प्लस के 20 के करीब केस थे, लेकिन तेजी से फैलने की वजह से अब संक्रमितों की संख्या 40 पहुंच गई है। 8 राज्यों में डेल्टा प्लस की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेल्टा प्लस को वायरस ऑफ कंसर्न यानी चिंता की श्रेणी में रखा है। डेल्टा प्लस हैज बीन कैटेगराइज्ड एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो फिलहाल हमारे पास उतना साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वाकई उतना खतरनाक होगा कि नहीं, बट वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल और इसको बहुत केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए। जानकार मानते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से ज्यादा खतरा उस आबादी को है जो अब तक संक्रमण से बचा है। खासतौर पर बच्चों के प्रति सतर्क रहना होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही डेल्टा प्लस को बच्चों तक पहुंचा सकती है। लोग जब बाहर घूम रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मेरा तो कोविड हो गया, मेरे को कुछ डरने की बात नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनके घर में कोई बच्चे हैं या उनके घर में कोई लोग हैं जिनको कोविड नहीं हुआ, हो सकता है ये लोग कैरियर बने और इन्फेक्शन अपने घर तक पहुंचा सकते हैं। अब तक भारत समेत दुनिया के 10 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। देखिए, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। मलिका के पास चलते हैं जो बता रहे हैं कि किन देशों में डेल्टा प्लस का संक्रमण मिला और भारत में सूरत हाल क्या है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर बढ़ता जा रहा है और अब तक इसने 11 देशों में 200 के करीब लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। आइए देखते हैं विश्व में किन देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस आ चुके हैं अब तक। वो कौन कौन से देश हैं? यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, जापान, पोलैंड, रूस, चीन, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये वो 11 देश हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस अब तक सामने आए हैं। कुल 200 केस सामने आ चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं भारत की,
डेल्टा प्लस वेरिएंट के भारत में कितने केसेस सामने आए हैं। अलग अलग राज्यों के हिसाब से हम आपको ये जानकारी दे देते हैं। महाराष्ट्र में कुल 21 केसेस सामने आ चुके हैं, साथ ही मध्य प्रदेश में 6, केरल में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 केसेस पाए गए हैं, तमिलनाडु में 3, आंध्र प्रदेश में 1, कर्नाटक में 2, इसके साथ ही पंजाब में 1, जम्मू में भी 1। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दे दी है। ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर डेल्टा वेरिएंट के केसेस सामने आए हैं। और अगर टोटल केसेस की बात की जाए, यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के भारत में केसेस की बात की जाए, तो उसकी संख्या कुल मिलाकर इन सभी राज्यों में अगर आप देखेंगे तो वो करीब 40 हो चुकी है। 40 केसेस अब तक भारत में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। शुक्रिया मल्लिका इस अहम जानकारी के लिए। तो मल्लिका ने बता दिया कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां डेल्टा प्लस के वेरिएंट के केसेस मिलने शुरू हो गए और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं डॉक्टर धीरज कौल। सर, एक बार फिर से नमस्ते भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आप पहले भी नमस्ते भारत में समय समय पर आते रहे हैं और अलग अलग कोविड के जो वेरिएंट्स हमारे सामने आते रहे उसको लेकर दर्शकों तक अहम जानकारी पहुंचाते रहे। तो सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब कोरोना और डेल्टा प्लस से संक्रमण के लक्षण एक जैसे होते हैं तो फिर पहचानेंगे कैसे कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है और ये कितना खतरनाक हो सकता है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अब आप विश्वास करिए कि डेल्टा वेरिएंट जो B.1.617.2 है, वो 5 जून तक यहाँ अमेरिका में 10% जो केसेस थे वो नए केसेस डेल्टा वेरिएंट के थे। बाय 19 जून, मतलब हर 2 हफ्तों के अंदर ये डबल हो रहा है। उसके बाद 20.6 हो चुके हैं, 0.6% जून 19। डेल्टा प्लस वेरिएंट इसका एक ऑफशूट है जिसके अंदर डेल्टा के सारे वही कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उसे ज़्यादा घातक बनाते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शियस बनाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उसने एक बेटा से भी एक म्यूटेशन ली है जिसे K417N बोलते हैं, जो कि पहली बार ही हमने बेटा वेरिएंट में देखी थी। तो डेल्टा प्लस म्यूटेशन ऑफ बेटा वेरिएंट मेक्स डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस ज़्यादा इन्फेक्शियस है माइस मॉडल्स के अंदर और लैब्स के अंदर, ये हमें क्लियरली दिख रहा है और ये बहुत बड़ी कंसर्न है। इसीलिए इस टाइम वर्ल्ड के अंदर आई थिंक अ वीक अगो 220 केसेस थे, एज ऑफ टुडे इट्स 323 केसेस। बहुत तेजी से डबल हो रहा है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट रखा है, लेकिन मेरा मानना है अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर अगर इसी रेट से चलता रहा तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी हो जाएगा, क्योंकि ये भारत में भी पाया जा रहा है। इंडिया के लिए भी बहुत कंसर्न है, अमेरिका के लिए तो हम थोड़े ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि यहाँ पे मास्क निकाले जा चुके हैं और अब जितने भी नए केसेस आ रहे हैं उसमें बच्चों के अंदर ये ज़्यादा संक्रमित दिख रहा है। बच्चे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, मोर्टेलिटीज़ भी हो रही हैं। तो ऐसी बॉडीज ये वायरस ढूंढ रहा है जिसके पास नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, मतलब वो कोरोना उसके थ्रू नहीं गुजरा या उसको हमने वैक्सीनेशन नहीं दी है। तो बच्चे क्योंकि अभी काफी वनरेबल हैं, 12 साल से कम कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं है और 12 से 15 तक मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन बच्चों में मिल रही है, लेकिन बहुत कम है। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ वेरी सीवियर कंसर्न। जी बिल्कुल। और एक कंसर्न और है डॉक्टर धीरज, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, 1 या दोनों डोज, उनको भी क्या डेल्टा प्लस का संक्रमण हो सकता है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल हो सकता है। मैं एक्चुअली आपको लेटेस्ट डाटा देता हूं क्योंकि मैं डाटा माइनिंग में हूं। अभी एक रीसेंट स्टडी आई थी अप्रैल 2013 लैंसेट में, जिसे हम काफ़ी रेप्यूटेबल जर्नल मानते हैं। उसने दिखाया कि अगर आपको फाइजर की 2 डोजेज लगी हैं तो आपकी जो एफिकेसी पहले 95.5% थी, अब जाके वो गिरकर डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 88% है 2 डोजेज के बाद। 2 डोजेज एस्ट्राजेनेका के बाद जो हमारी पहले एफिकेसी 66 to 76% थी, अब 60% रह गई है सिर्फ। और अगर आपको सिर्फ एक ही डोज लगी है और 3 हफ्ते गुजर चुके हैं तो सिर्फ 33% आप प्रोटेक्टेड हैं डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ, एज वी स्पीक अबाउट सिम्टोमेटिक डिजीज। और एसिम्टोमेटिक डिजीज का वैक्सीन लगने के बाद कम हो जाता है रेशियो, लेकिन काफी सिग्निफिकेंट अभी भी है। तो ये वायरस बहुत स्मार्ट है, बहुत इंजीनियसली अपने आप को चेंज कर रहा है। पिछले साल भी मैंने आपके शो पे लैब लीक थ्योरी पे थोड़ा सा रेफर किया था। इस साल काफी हम इस पे डिबेट कर चुके हैं, क्यों कर रहा है वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये वायरस बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, इसीलिए हमें वैक्सीनेट भी करना है लोगों को
और नई बूस्टर शॉट जो कि नए वेरिएंट्स को कवर करे, उसके लिए अभी से तैयार होना है, ताकि एंड ऑफ द ईयर वो भी लगने शुरू हो जाए, क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी इन वेरिएंट्स के खिलाफ गिरती जा रही है दिन प्रतिदिन। जी डॉक्टर धीरज, एक अहम सवाल मेरा ये था कि जैसे कोरोना जो सिवियर फॉर्म में होता था वो लंग्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करता था। हमने देखा कि सीवियर केसेस में लंग्स इन्फेक्शन होते थे। इस केस में भी देखा जा रहा है कि फेफड़ों पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और आप साफ कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा जल्दी ट्रांसमिट होता है। तो बचाव के तरीके क्या है ऐसे में? देखिए, बचाव के मोस्ट कॉमन तरीके वही हैं जो पहले थे। ये एयरबोर्न है, ये हवा में 2 से 3 घंटे तक तैर सकता है, इसीलिए हमको मास्क डालना है, सही तरीके का मास्क डालना है। अगर डाल सके तो N95 डालना है, वरना आप डबल मास्क करिए, नाक को अच्छे से कवर करिए। सिर्फ मुंह को कवर करने से आप कोरोना से नहीं बचेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, तकरीबन 9 फीट, हम 6 फीट से अब बढ़कर 9 फीट हो चुके हैं। मास गैदरिंग्स में मत जाइए, क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए, किसी भी तरीके की हो, और अपने आप को वैक्सीनेट कराइए, क्योंकि वैक्सीनेट आपको प्रोटेक्ट करेगा। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जब हम लोग, क्योंकि इकोनॉमी को भी चलाना है तो रीओपनिंग करनी है, लेकिन बहुत ही सतर्कता के साथ करनी है। जहां जहां पे पॉकेट्स हैं वहां पे धीरे से करनी है, जहां पे काफी कम केसेस हैं वहां थोड़ा सा लिबरल हो सकते हैं, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। एक पॉइंट और बहुत जरूरी है जानना कि कोरोना, इस नए कोरोना वेरिएंट के कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे सिर्फ डायरिया आना या इवन जॉइंट्स के अंदर पेन होना या पैल्पिटेशंस होना, जो अब नए निकल के आ रहे हैं। और अगर आपको कोविड है और कोविड के बाद आप रिकवर हो चुके हैं तो ये वेरिएंट भी लग सकता है। और कोविड के बाद और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। लंग्स के अलावा वो बॉडी में स्ट्रोक्स भी करता है, छोटे छोटे ब्रेन में स्ट्रोक्स करता है, फॉगीनेस रहती है, लंग्स की फाइब्रोसिस होता है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, कई पेशेंट्स के अंदर किडनी फेलियर भी होता है रिकवर होने के बावजूद भी, और एज दे आर गोइंग थ्रू द कोविड, न्यूरोपैथी होती है, ब्लैडर के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, कोलन, ये बहुत सारे सिस्टम्स को, लिवर, पैंक्रिया तक को इन्वॉल्व करके इफेक्ट करता है। इसीलिए जो लोग रिकवर हो चुके हैं उनके लिए भी जानना है कि अपने आप को एक बारी दोबारा असेस करें रिकवर करने के बाद। और हार्ट में मायोकार्डाइटिस और ब्लॉक्स करता है, अच्छे खासे हेल्दी आदमी के अंदर हार्ट अटैक करके उसकी डेथ कर सकता है। तो वाकई बहुत खतरनाक ये वेरिएंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरज आपका, नमस्ते भारत पर आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ ही बहुत अहम जानकारी साझा की। मलिका, बहुत अहम हो जाता है। डॉक्टर धीरज कौल ने जो बातें कही हैं उसमें सबसे अहम तो ये है कि आप अगर सोच रहे हैं कि आपने कोविड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ले ली है तो ये नए वेरिएंट पे खतरा नहीं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहले से कम कारगर है इस वेरिएंट पर बिल्कुल। तो इसीलिए जैसा कि उन्होंने कहा कि आप प्रिकॉशंस अभी भी लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना से बच्चों को भी बचाना है। कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए कोशिशें अब रफ्तार पकड़ रही हैं। बिहार के बाद अब कानपुर में भी बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। वैक्सीन का ट्रायल कानपुर के प्रखर अस्पताल में शुरू हुआ, जहां देश में पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। पहले डोज के लिए 6 बच्चों का चयन हुआ था, जिसमें 5 बच्चों को टीका लग चुका है। 2 से 6 साल आयु वर्ग के 15 बच्चों का अभी वैक्सीनेशन ट्रायल होना बाकी है। कानपुर में अगली स्क्रीनिंग में 2 साल का बच्चा रहेगा, जिसे टीका लगाया जाएगा। सभी बच्चे ठीक हैं, उनको कोई साइड इफेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, एक्सेप्ट कि उनके थोड़ा इंजेक्शन की जगह मामूली दर्द हो जाना या थोड़ा रेडनेस आ जाना। बच्चों के अभिभावकों से पूर्ण रूप से हम लोग संपर्क में हैं। कानपुर के अलावा दिल्ली और पटना एम्स में भी 28 जून से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए 2 से 6 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग और ट्रायल का काम शुरू होगा। ट्रायल को 3 आयु वर्ग में बांटा गया है। पहला आयु वर्ग 2 से 6 साल का है, दूसरे में 6 से 12 साल के बच्चे शामिल हैं और तीसरे आयु वर्ग में 12 से 18 साल के बच्चे हैं। अब तक 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के बच्चों का ट्रायल शुरू हो गया है और उन्हें पहली डोज दी जा चुकी है। कोवैक्सीन के ट्रायल के नतीजे सितंबर से अक्टूबर के बीच आ जाएंगे और ट्रायल सफल रहा तो तभी से देश में बच्चों के कोवैक्सीन का काम शुरू हो जाएगा। मुंबई में जालसाजों ने 9 जगहों पर शिविर लगाकर 2000 से ज्यादा लोगों को फर्जी वैक्सीन लगाई है। ये जानकारी गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने दी है। 7 FIR भी इस सिलसिले में दर्ज हुई है और अब एक तस्वीर लापरवाही की जो उसी मुंबई से सामने आई।
ये तस्वीरें नहीं, कोरोना को खुला न्योता है। ये उसी मुंबई की तस्वीरें हैं जहां कुछ दिन पहले कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े रिकॉर्ड बना रहे थे। ये वही मुंबई है जहां हर दिन एक नहीं हजारों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे। लेकिन कोरोना की थोड़ी रफ्तार क्या थमी, विरोध प्रदर्शन या जश्न के बीच की लापरवाह तस्वीरें आने लगी। ये किसी राजनीतिक रैली की तस्वीर नहीं, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जहां हजारों की संख्या में लोग विरोध करने के लिए शामिल हुए थे। दरअसल नवी मुंबई में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम के मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। भूमिपुत्रों का नारा बुलंद करने वाली शिवसेना के विरोध में ही नवी मुंबई में भूमिपुत्र सड़कों पर उतर आए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल के नाम पर होना चाहिए, जो कि एक किसान नेता थे। जहां शिवसेना कह रही है कि एयरपोर्ट का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर होना चाहिए। भाजपा के जो एक स्थानीय विधायक है प्रशांत ठाकुर, उनका समर्थन है इस आंदोलन को। इस एयरपोर्ट को बनने में अभी 2 साल का वक्त लगेगा, लेकिन राजनीति शुरू हो चुकी है। विरोध ठीक है, मांग भी ठीक है, लेकिन क्या इस तरह कोरोना को बुलावा देना ठीक है? जहां अब भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जहां तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, वहां लापरवाही की ये तस्वीर कोरोना को दावत देने जैसा ही है। 6 सालों के लंबे इंतजार के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज का नया संस्करण लॉन्च किया है। जानिए क्या फीचर्स मिलने वाले हैं आपको। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने आखिरकार 6 साल के इंतजार के बाद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट जनरेशन का अगला संस्करण विंडोज 11 दुनिया के सामने पेश कर दिया है। फ्रेश लुक के साथ लॉन्च हुए विंडोज 11 में कंपनी ने क्या-क्या नए फीचर्स शामिल किए हैं, पहले वो जानते हैं। विंडोज 11 में एप्स के नए आइकन, एनिमेशन, नया स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार लेआउट देखने को मिलेगा। इसके अलावा नए विंडोज के साथ कंपनी ऐप को रीअरेंज भी कर सकती है, जिसका फायदा मल्टीपल मॉनिटर में मिलेगा। साथ में इसमें Xbox ऑटो HDR का सपोर्ट और ब्लूटूथ ऑडियो को बेहतर बनाया गया है। विंडोज 11 में एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट भी मिलेगा। Amazon ऐप स्टोर से यूजर्स ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब यूजर्स ऐसे ऐप डाउनलोड कर पाएंगे जो एंड्रॉयड में चलते हैं। एक कंप्यूटर को दूसरे पीसी से कनेक्ट करना आसान कर दिया गया है। विंडोज 11 में HDR के साथ गेमिंग में यूजर्स को नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलेगा। विंडोज 11 की सुविधा इस साल के अंत तक कंप्यूटर्स में शुरू कर दी जाएगी, जो विंडोज 10 वाले यूजर्स के लिए अपडेट के रूप में फ्री में उपलब्ध होगा। पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट आशीष कौल, साथ ही हमारे संवाददाता मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले आशीष कौल, सवाल मेरा आपसे है, जो बैठक हुई है और जो नेताओं का रुख रहा है, उससे आपको क्या लगता है, कोई हल निकल पाएगा? देखिए, इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि डीलिमिटेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, क्या कश्मीर की जरूरत है, क्या जम्मू कश्मीर की एक जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये ऐसी चीजें हैं जिनको, चाहे वो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो या डीलिमिटेशन हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट। ये बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके में इसको पेश किया जा रहा है, दी रेटरिक ऑफ द एंटायर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, इज इट गोइंग टू सॉल्व द कोर इशू ऑफ कश्मीर? नहीं। क्या इससे हम कश्मीर के जो मेन मुद्दे हैं, टेररिज्म, अलगाववाद, वहां पे आज सबसे बड़ा मुद्दा ड्रग एडिक्शन का कश्मीर में सबसे ज्यादा है, जो प्रोस्टिट्यूशन का मुद्दा सबसे ज्यादा है, लैंड ग्रैब का मुद्दा सबसे ज्यादा है, पीसफुल रिटर्न ऑफ दी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, या इवन माइनॉरिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ है। क्या डीलिमिटेशन को जिस तरीके से हम पैकेज कर रहे हैं, क्या हम वही गलती दोबारा नहीं कर रहे हैं? जब आज से साल भर पहले हमने जब आर्टिकल 370 को हटाया था, उस वक्त भी हमने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि अब कश्मीर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। Are we not where we were about a year back, and from that perspective are we still not where we were 30 years ago? So इन चीजों को जिस तरीके में हम पैकेज करते हैं, आई थिंक ये एक मार्केटिंग गिमिक ज्यादा मुझे लग रहा है,
सोल्यूशन ओरिएंटेड बहुत कम लग रहा है। जी, आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, साथ ही आपने जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दे भी बताए। लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले परिसीमन की बात तो हो ही रही है। बीजेपी चाहती है कि जनसंख्या के आधार पर हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो पाएगा? जी देखिए, ये जैसा मैंने पहले कहा कि क्या ये होना चाहिए, मेरे ख्याल से एक इट्स अ फेयर पॉइंट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब आज़ादी मिली थी तो एक फंडामेंटल एक स्ट्रक्चर ये तय किया गया था कि जो सीट्स का रिप्रेजेंटेशन है इट शुड बी इन अकॉर्डेंस टू द पॉपुलेशन। यहां तक एज फार एज दिस पॉइंट इज कंसर्न्ड ऑफ कोर्स, बट हमें ये अगर कोई और खित्ता होता, कोई और रीजन होता तो शायद इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला था। कश्मीर का फंडामेंटल प्रॉब्लम इज रिलीजन बेस्ड टेररिज्म, इट इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर में जिस तरीके में हम कश्मीर को अप्रोच करते हैं वैसे वो अप्रोच अपने आप में गलत है। देखिए, सबसे ज्यादा कश्मीर में आज समस्या क्या है, जैसा मैंने पहले कहा, टेररिज्म सबसे बड़ी आपकी समस्या है। हाउ इज डीलिमिटेशन गोइंग टू एड्रेस टेररिज्म? डिड रिमूवल ऑफ आर्टिकल, क्या 370 को हटाने से टेररिज्म पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, ना पड़ने वाला है। तो एक डीलिमिटेशन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ये होना चाहिए था। इसमें इट्स अ नो ब्रेनर। एक हर जम्मू को, जैसा हम कहते हैं कि जम्मू हमेशा एक रेटोरिक अभी ये बिल्ड हो रहा है कि जम्मू के साथ में नाइंसाफी हो रही, बिल्कुल हो रही थी। अब जैसे आपको टेररिज्म की दिक्कत कश्मीर में है, जम्मू में आपको टेररिज्म की दिक्कत नहीं है, तो जम्मू के लोगों के साथ में जब भी इंटरनेट बंद होता है या दूर संचार की सेवाएं बंद होती हैं, उसमें जम्मू का कोई कसूर नहीं है। लेकिन अपने आप में अगर हम ये देखें कि जम्मू का डीलिमिटेशन से जो एक स्टेटहुड के साथ में उसको जोड़ा जा रहा है, इज इट रियली वायबल? नो। सबसे पहले जब एक स्टेटहुड की बात होती है या डीलिमिटेशन की बात होती है, डीलिमिटेशन जी आशीष, कुल मिलाकर आपकी बात से इतना साफ है कि आपका मानना है केंद्र सरकार ने 2019 में जो अहम फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर लिए उसमें जो इंटेंट था वो तो अच्छा था, लेकिन ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं जिस पर बात होने की जरूरत है। पाकिस्तान से बातचीत पर कोई चर्चा नहीं हुई, ये कहा गुलाम नबी आजाद ने। और ये भी कहते हैं कि राजनीति में तारीफ और आलोचना बिना किसी मकसद के नहीं की जाती है। मेरे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, क्या यही बात गुलाम नबी आजाद पर भी लागू होती है? देखिए, गुलाम नबी आजाद ने जो बात कही है कि महबूबा मुफ्ती ने अंदर बैठक में, मैं पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान से सीधे बातचीत हो इसका जिक्र नहीं किया। हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने भी ये इंडिकेट किया था कि मीटिंग से पहले महबूबा मुफ्ती ने ये बात कही थी और मीटिंग के बाद टेलीविजन बाइट्स में ये बात ज़रूर कही, लेकिन अंदर प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। बहरहाल जो पोजीशन गुलाम नबी आज़ाद ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी ज़रूर है और इसी वजह से ये सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे वक्त जबकि प्रधानमंत्री की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये पहल की गई है किसी तरह से डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जाए, इलेक्शंस जल्द से जल्द कराए जाएं। सरकार चाहती है बाय द ईयर एंड हो जाए या अगले साल की शुरुआत में मार्च तक इसको कंक्लूड कर लिया जाए। ऐसे समय पर डिवाइसिव बातें ना हो तो ही बेहतर है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी सरकार, इलेक्शन के प्रोसेस को आगे और डीलिमिटेशन को, मैं साथ में ये भी बता दूं कि डीलिमिटेशन कमीशन भी सर्वदलीय बैठक बुलाने वाली है। वहां पर ये पार्टियां क्या पोजीशन लेती हैं, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा क्रूशियल होगा बनिस्बत इसके कि लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स के लिए किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशीष इन तमाम अपडेट्स के लिए। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। चलो प्रतिमा, एक बार देख लेते हैं कि कार्टून कितना तैयार हुआ है। जी कार्टून एकदम तैयार है। आप बताइए कि आपने क्या दिखा है इस लालटेन जो दिख रहा है वो थोड़ा अजीबोगरीब भी लग रहा है। लालटेन में पेट्रोल जाता हुआ दिख रहा है। हाँ देखिए, लालटेन के आरजेडी ने क्या किया है कि लालटेन में अपना पेट्रोल की कीमतों के बारे में उन्होंने प्रदर्शन किया है और जहाँ पर देश की नींद हराम हो रही है पेट्रोल के दामों से, आरजेडी की लालटेन के अंदर लगता है कि इन बढ़े हुए दामों से एक नई रोशनी
पैदा होगी। और आपको याद है ना हमारी मास्टर क्लास के बारे में, आप मास्टर क्लास के बारे में अपनी एंट्रीज लगातार इसी तरह से भेजते रहिए जैसे इस बार आपने भेजी थी। अगली बार मैं आपको एक बार फिर से नए कैरिकेचर्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से नए कैरिकेचर बनाए जाते हैं। हमारा मेल आईडी नीचे दिया जा रहा है, इस पे अपनी एंट्रीज को लगातार भेजते रहिए। हम लोग कार्टून दिखाने के साथ साथ आपको कार्टून यहाँ पर सिखाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।